दो टॉपिक था ना। उम्मीद करते हैं आप लोग ये टेस्ट को आप इस तरह से मत समझो कि ये टेस्ट है तो आपका आपके क्षमता का मूल्यांकन हो रहा है या परीक्षण हो रहा है कि आप में कितना कैपेबिलिटी है या कितना आपके पास नॉलेज है। इस टेस्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये टेस्ट बेसिकली इसलिए है क्योंकि कल तक या हम लोग क्लास के दौरान जिन बातों को या जिन बातों पे उतना फोकस नहीं किए थे, हम उस पर चर्चा करना ज़्यादा उस समय महत्वपूर्ण नहीं समझे थे। इस प्रश्न के माध्यम से, इन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और अभी रिसेंट में कोई बात नहीं किया है, कोई बात नहीं किया है तो आप सुन तो लीजिएगा ना। हो सकता है आपका इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए सीधे टीजीटी के एग्जाम में, आना ही है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो जवाब दे सकता है देगा, जो नहीं दे सकता है उसके लिए कोई बात नहीं है, वो सुन करके समझ लेगा, याद कर लेगा, लिख लेगा। ये तो कर सकते हैं ना आप लोग। तो इस टेस्ट में ये नहीं है कि आपका कितना नॉलेज है, ये परीक्षण करना उद्देश्य नहीं है। परीक्षण इसके बहाने आपको अतिरिक्त सूचना देना है या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो दो टॉपिक है हमारा टेस्ट में। कौन कौन सा है? फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट से ही शुरू करते हैं और आप लोग का फेवरेट एरिया भी है। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन में कौन सा बात सही है? शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए, यह एक मूल अधिकार है। दिस इज द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है। दूसरा ऑप्शन, ये संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ जोड़ा गया है, यानी इसका प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 19 में है। थर्ड ऑप्शन, इसके अंतर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। माइक ऑन ऑफ कर लो अपना सुप्रिया, आपको बात नहीं करना है। जब आंसर देना होगा तब उस समय आप माइक ऑन करके बताना। ऑप्शन 4, 93 संविधान संशोधन या 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार में जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। अब इसमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 या सभी, या 1, 2, 3? आपको जो अच्छा लगता है बताइए। आठ से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसका आंसर ए होगा। हाँ, 93 अमेंडमेंट यहां पे हम बोले हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बाकी सारा ऑप्शन गलत है। आपको क्या लगता है? मतलब हम नहीं समझे आप कहना क्या चाहती हो। आपके अनुसार सिर्फ आपके अनुसार आंसर नहीं, ऑल कहाँ है? या तो 1 या 1 2 या 1 2 3 या 1 2 3 4। आप ऑल भी कर सकती हो, वो आप बताओ। हम लिखने जाएंगे तो ऐसा हो सकता है, बना सकते हैं हम ऑप्शन। आप खुद बताओ क्या हो गया आंसर। ठीक, 3 ठीक है।
तो 1 और 3 का ऑप्शन कौन कौन बोल रहा है? जो लोग भी 1 और 3 बोल रहे हैं वो आंसर गलत है, सिर्फ आंसर 1 सही है। इसमें जो आप देख रहे हैं 8 से 14, इसमें 8 से 14 के जगह पे 6 से 14 वर्ष की आयु दी गई है। ठीक है। दूसरी बात फंडामेंटल राइट शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 में उसके साथ क जोड़ा गया है, वहां पर इसको जोड़ा गया है। चौथी बात 93वां संविधान संशोधन नहीं बल्कि 86 अमेंडमेंट में इसको लाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1 सही है। प्रीति, जब पहला ऑप्शन आपका आंसर था वो सही था, आपने इसमें सुधार करके और गलती कर दिया। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से एक क्वेश्चन पॉइंट आउट भी लिखते भी चलना तुम लोग, या फिर अगर आप लोग लिख नहीं पा रहे हो तो कम से कम याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स हैं। नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, रीजनेबल कंट्रोल है। नागरिकों के अधिकार पर यानी फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल कंट्रोल लगाया जाता है। इसके लिए कौन सी शर्त शामिल है, यानी कि किस शर्त पर, यानी कि कौन सी ऐसी दशा होगी जिस दशा में फंडामेंटल राइट को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध कब लगाया जाता है? क्वेश्चन है ऑप्शन 1, 5 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 भारत की संप्रभुता और अखंडता जब बाधित हो, लगे कि इससे खतरे में पड़ सकता है। संप्रभुता एंड अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। दूसरा, नेक्स्ट, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट या फॉरेन नेशन, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ऑप्शन तीसरा, न्यायालय की अवमानना, अवमानना। ऑप्शन 4, अवांछनीय आलोचना या अनवांटेड क्रिटिसिज्म, अवांछनीय आलोचना। एंड लास्ट ऑप्शन इज लोक व्यवस्था। अब इनमें से किस कंडीशन में फंडामेंटल राइट को भी प्रोहिबिटेड किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है? अब आप बताओ। ठीक है, ठीक है, सभी लोग फटाफट बताते चलो एकदम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, 4 नंबर भी होगा। ठीक है, चार नंबर नहीं होगा। 4 नंबर में अवांछनीय आलोचना, अनवांटेड क्रिटिसिज्म। मतलब किसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सुप्रिया, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन?
हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड। और ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग बताओ फटाफट। इसका आंसर है, अगर देखा जाए तो इसको छोड़ करके बाकी ये चारों कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि जब देश की संप्रभुता और अखंडता आपके बोलने से खतरे में पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है। इसीलिए आजकल जो हम लोग देखते हैं कि सेडिशन एक्ट, राष्ट्रद्रोह, या आप कह सकते हैं कि एक और हेट स्पीच, इन सब के आधार पर किसी का फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है। उसको आईपीसी के धारा के अंतर्गत, आईपीसी के धारा सेक्शन हम बोल रहे हैं, उसके सेक्शन के अंतर्गत अरेस्ट किया जाता है। तो इसके आधार पर आपका फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। विदेशी राज्य के साथ संबंध अगर आपका बोलने से खराब हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आपके बोलने नहीं दिया जाएगा, आपके मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा। न्यायालय की अवमानना भी, आपको पता ही है कि कोर्ट का कोई भी निर्णय होता है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने डिसीजन में यह निर्देश दिया है कि अगर आप कोई आलोचना न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से अगर नहीं कर रहे हैं आलोचना, तो आपका आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, या इससे न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जा सकती है। लेकिन अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से या न्यायालय के अपमान करते हुए अगर आप उसकी आलोचना करते हैं, तो वहां पे आपके फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, सूर्यकांत और एक और पादरी वाला, ये 2 लोगों ने मिलकर के नूपुर शर्मा के केस में अतिरिक्त ये किए थे। उन लोगों ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, तो उस पे लोगों ने बखूबी उनका खिलाफ बोलना या आलोचना करना शुरू किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ वकीलों ने कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन मांगा कि भाई ये लोग, आपके लोग और ऐसे ऐसे लोग, वकील और अधिकारी लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ हम केस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को रखते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म हो तो चलेगा, अनहेल्दी क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हैं। तो न्यायालय की अवमानना अगर आप करते हैं अनहेल्दी, तो आपका फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। अगर आपका पब्लिक सिस्टम या लोक व्यवस्था आपके फंडामेंटल राइट से बाधित होता है, खतरे में पड़ता है, तो वहां पर भी छीना जा सकता है। अवांछनीय आलोचना, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कल्चरली, तो उसमें आपका फंडामेंटल राइट पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अवांछनीय या अनवांटेड क्रिटिसिज्म के आधार पर आपका फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता। समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है, ये 4 नंबर नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन एकदम ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिस पे हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है जो उस टॉपिक का सबसे क्लिष्ट या जटिल या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को समझ गए
तो बाकी जो आप लोग अभी तक से पढ़ते आए हैं, याद करते आए हैं, वो आप निकाल लोगे, लेकिन फंसोगे इन्हीं सब क्वेश्चन में। इसीलिए इन सब क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आए जिसमें आप फंस सकते हो। और इतने डिप्थ से हम लोग आपसे बात भी नहीं किए हैं क्योंकि सिलेबस पूरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 19 से संबंधित है। सुप्रिया, आपको समझ में आ रहा है? आप पढ़े हैं सब? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19(1) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं है, परंतु उसमें अंतर्निहित है। इनमें से कौन सा प्रोविजन? क्वेश्चन है कि 19(1) में, जिसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें सीधे तो शामिल नहीं है लेकिन उसमें अंतर्निहित है। अंतर्निहित है क्या? ऑप्शन ए, पहला प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी हड़ताल करने का अधिकार। अब बताओ आर्टिकल 19(1) में कौन सा शामिल सीधे तो नहीं है लेकिन है? क्या आंसर होगा? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपके अनुसार हड़ताल करने, स्ट्राइक, हाँ स्ट्राइक करने का अधिकार, राइट टू स्ट्राइक। सुप्रिया का आंसर या गेस ये है। फटाफट बोलो, लेट मत करो आप लोग। बाकी सब सुभद्रा चली गई, इतना देर लगता है। इसका ऑप्शन सी इज राइट। आर्टिकल 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी कि जो आप मीडिया वाले जो बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो उनका यही है, राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत आर्टिकल 19(1) में इसका प्रोविजन है। इसी तरह से जो विज्ञापन हम लोग देखते हैं, एडवर्टीजमेंट, कुछ भी दिखा दिया जाता है, हम लोग चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी इसी में। ये जो है इसको हटा दिया गया है, पहले ये था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। हड़ताल करने का अधिकार अब राइट टू एक्सप्रेशन में नहीं आता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि 19(1) में कौन कौन से स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं? 19(1) में कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं? पहला, 19(1) में, आर्टिकल 19(1) में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं या फ्रीडम राइट दिए गए हैं? 6। कौन कौन से दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन हम दे रहे हैं। विदेश यात्रा करने का अधिकार, ऑप्शन ए है विदेश यात्रा करने का। ऑप्शन बी संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अब इसमें से कौन सा सही है 19(1) के अंतर्गत?
वेरी गुड, यानी कि शिक्षा का अधिकार कहां पे है? 21 का में है। ठीक है, इसको लिख लो। 19(1) में कौन कौन से अधिकार है फटाफट। पहला, राइट टू एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है 19(1) में। वाक एवं यानी बोलने और अपने विचार को रखने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का भी स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे आज हम लोग कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, बैठ जाते हैं, सत्याग्रह कर लेते हैं, तो महात्मा गांधी के इन सिद्धांतों को फंडामेंटल राइट में आपका शामिल कर दिया गया है। इसीलिए आप देखिएगा प्रोटेस्ट के नाम पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन या धरना किया जाता है। नेक्स्ट, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी कि फेडरेशन बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, कमिटी बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से आने जाने का, बिना किसी परमिट के, बिना किसी लाइसेंस के या बिना किसी कंट्रोल के आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं, जा सकते हैं। एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है कहां पे? तो जहां पे इसको रखा गया, जैसे मणिपुर का जनजातीय क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं, वहां पे आपको मणिपुर का कुछ जिला है, उन जिलों में जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। इसी तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं, जो ट्राइबल एरिया है वो प्रोहिबिटेड है, सिटीजन्स भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किसी भी राज्य में बस जाने का अधिकार, यह भी फंडामेंटल राइट के राइट टू फ्रीडम में 19(1) में शामिल है। नेक्स्ट, किसी भी तरह का प्रोफेशन या वृत्ति, ऑक्यूपेशन या जीविका या उपजीविका, ट्रेड या व्यापार या बिजनेस, कारोबार करने का अधिकार। ये 6 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19(1) में दिए गए हैं आपको। किसी भी तरह के वृत्ति, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जीविका, व्यापार, ट्रेड और कारोबार यानी बिजनेस करने का अधिकार है। इसमें एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को रिप्लेस कर दिया गया, यानी संपत्ति खरीदने, अधिग्रहित करने, बेचने का अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट था, उसको 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। फंडामेंटल राइट से संबंधित एक और क्वेश्चन है, रोचक है। ये क्वेश्चन ये है कि अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधि का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि या टाइटल, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों के अंत के संदर्भ में कौन सही नहीं है? सही नहीं है। सही है नहीं, सही नहीं है। ऑप्शन ए, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य या सरकार, सेना एवं शिक्षा या विद्या के अलावा किसी भी तरह का कोई उपाधि या टाइटल नहीं देगा। ऑप्शन बी, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी अगर हम क्वेश्चन बोले, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा।
ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोले कि ऑप्शन बोले? ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पता ही है कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे पहले टाइटल दिया जाता था राजा, महाराजा, राय, रायान, इस तरह का टाइटल दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब किसी का टाइटल राजा है और किसी का कोई टाइटल ही नहीं है, तो राजा टाइटल होने से लोगों के मन में भेद महसूस होता था कि वो अलग है, हम अलग हैं। तो समानता के लिए इसको लाया गया कि सभी नागरिक बराबर हैं। लेकिन दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि सरकारें स्वयं टाइटल देती है, अवार्ड करती है। जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, सेना में भी दिया जाता है, एजुकेशन में भी दिया जाता है। तो ये सब टाइटल दे करके तो समाज में फिर से डिस्क्रिमिनेशन लाया जा रहा है। तो क्या राज्य किस आधार पर या किस ग्राउंड पे टाइटल दे सकती है? एक्सेप्शन है ये। तो कहा गया कि भाई इसमें राज्य दे सकती है। दूसरा ये कहा गया इसी में कि कोई भी भारत का नागरिक विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है, विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। भारत का नागरिक विदेशी राज्य से उपाधियों पर प्रतिबंध, उपाधि निषेध। ऑप्शन सी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री उपाधि नहीं है। भारत रत्न, विभूषण, भारत रत्न, विभूषण, पद्म श्री आदि उपाधि नहीं है, ऐसा कहा गया। और ऑप्शन डी इज, इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। यानी कि संसद अगर इस तरह के कंडीशन का उल्लंघन होता है तो उसके लिए संसद ने कानून बनाया है कि अगर उल्लंघन होता है तो वैसी स्थिति में वो अपराध है। तो उल्लंघन को रोकने के लिए संसद ने अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है बताइए? इनमें से कौन सा अच्छा, प्रीति के अनुसार ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी लोग, प्रीति का आंसर सही है, बाकी ये सब के सब। यानी कि अगर आर्टिकल 18 के अंतर्गत टाइटल दिया जाता है तो इस कंडीशन पे दिया जा सकता है। अब इसमें रोचक बात यह है कि वर्ष 1954 में ये जो टाइटल है, ये टाइटल 1944 में शुरू किया गया था। ये 1944 में शुरू किया गया था। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, आपको पता ही है, इस तरह के टाइटल पद्म भूषण वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। लेकिन वर्ष 1978 में इसको जनता सरकार ने बंद कर दिया था, 1978 में। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई थी तो 1980 में इसको दोबारा शुरू कर दिया गया। अब इसमें एक शर्त ये रखा गया कि ये जो पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे टाइटल जो दिया जाता है, ये कोई टाइटल नहीं है। ये कहा गया 1954 में कि ये टाइटल नहीं है, उपाधि नहीं है, ये एक अलंकार है। अलंकार यानी कि ज्वेलरी है, न कि ये टाइटल है। इसको ज्वेलरी की तरह, जैसे किसी के श्रृंगार या सजावट के लिए होता है, तो ये सजावट है, ये अलंकार है। अलंकार के रूप में इसको डिफाइन किया गया, न कि टाइटल के रूप में, और इसलिए इसको दिया गया। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जेम्स और
ज्वेलरी की तरह होंगे। जैसे भारत रत्न देंगे तो हमारे लिए वो रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, यह हमारे लिए रत्न है, न कि वो टाइटल है। ऐसा परिभाषित किया गया, ठीक है। और बाकी ये आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स ही हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, राज्य जो है या सरकार सेना और विद्या के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगी। जैसे आपको सेना में मिलता है उपाधि, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, आपको पता ही है। शिक्षा में भी मिलता है, शिक्षा में मिलता है, या विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विद्या कहने का मतलब यह है कला संस्कृति के क्षेत्र में। जैसे व्यास सम्मान तो फलना, आप समझ रहे हैं, सरस्वती सम्मान, तो वाचस्पति, इस तरह के सम्मान दिया जाता है। तो सेना और विद्या के अलावा किसी में भी राज्य नहीं देगी। अब आप इसमें देखिए, विद्या, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब जो मिलता है ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप मान लो, विद्या का मतलब यहाँ पे कला और संस्कृति से है। विद्या का मतलब यहाँ पे कला और संस्कृति से, नॉलेज से है। अगर आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, तो आप, और देश के विकास में या देश के पहचान में आपका अमूल्य योगदान है, तो वैसी स्थिति में आपको दिया जा सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। अब भारत रत्न क्यों दिया गया? क्योंकि उसके पास वो विद्या है। विद्या का मतलब क्या होता है? वो एक ऐसा गुण है, एक ऐसी उसके पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पर उसको दिया गया है, जो उसने स्वयं से विकसित किया है, ठीक है। हाँ, वो टाइटल नहीं है, वो टाइटल नहीं है। जैसे जो पीएचडी करके डॉक्टर लिखते हैं, वही वो अवार्ड है, वो उनका अवार्ड है, उनकी उपलब्धि है वो, ना कि वो टाइटल है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि उनके नाम, वो उनकी अवार्ड है, उन्होंने उस क्षेत्र में वो किया है, तो उसके बदले वो अवार्डेड किए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं, ना कि उनके साथ वो उपाधि जुड़ गया है। तो सभी लोग तो डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन क्या सभी लोग भारत रत्न, पद्म विभूषण बनते हैं? नहीं, गिने चुने लोग, एक लोग को ही बनाया जाता है। भारत रत्न एक ही व्यक्ति, 2 व्यक्ति बन सकता है, ज्वाइंट अगर होगा तो वो आपका उस क्षेत्र विशेष में काम के बदले वो अवार्ड है, आपका पुरस्कार है, न कि उपाधि है। एक और क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सुमन, आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ? सुमन, सुन पा रही हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के बारे में आप जानते हैं? क्रीमी लेयर के बारे में तो सुने ही होंगे। तो सवाल है कि क्रीमी लेयर के बारे में बताइए क्या है। क्रीमी लेयर पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ये, कंसीडर द क्रीमी लेयर। ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कौन सा सही नहीं है? नहीं है सही। इसके अंतर्गत शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ऑप्शन बी, ध्यान से सुनना, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंद समिति का गठन किया गया था। रामानंद समिति का गठन किया गया था। काहे के लिए? पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए कि समाज में कौन पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा वर्ग में कौन क्रीमी लेयर में, यानी कि क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए, या क्रीमी लेयर को जो जिसने डिफाइन किया उस कमेटी का नाम था रामानंद कमेटी। ऑप्शन बी इज। ऑप्शन 3,
जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? आप सही नहीं है, नहीं हाँ सही नहीं है, सही है बता दो, सही है बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बता सकते हैं आप लोग, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। सही नहीं है में सही नहीं है भी बता सकते हैं, सही है भी बता सकते हैं, जो आपको मर्जी। मतलब ये सही है, ठीक है। वो क्रीमी लेयर में तो क्रीमी लेयर से बाहर होगा, आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, फटाफट जवाब दो। याद रखिए कि इसमें एक ही ऑप्शन सही है, वो है ये रामानंद समिति। ये दोनों के दोनों गलत ऑप्शन है। शामिल पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा नहीं सकता है अगर आप क्रीमी लेयर में शामिल हो गए। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये दूध का बकेट है, दूध के बकेट में ये मलाई वाला परत है और ये पतला सा परत है, तो इसको हम क्रीमी लेयर करते हैं, यानी मलाईदार परत है। इसके पास संपत्ति है, साधन है, शिक्षा है, सब कुछ है, तो इसको आरक्षण का क्या जरूरत है, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया। यानी आप क्रीमी लेयर में है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। याद रखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी क्लास के लिए है, न तो एससी के लिए है, न तो एसटी के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए है। तो अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो अब सवाल यह है कि क्रीमी लेयर किसको कहें हम? तो कहा गया कि भाई जिसके पास वार्षिक इनकम 8 लाख रुपया और इससे एबव है वो क्रीमी लेयर है। उसके नीचे वाले लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये कौन कॉन्सेप्ट लाया था? तो रामानंद कमेटी ने लाया था। और दूसरा इसमें यह है कि जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है वो उसके अंतर्गत नहीं है। तो छूट सीमा से अधिक संपत्ति है तभी तो ये शामिल है। यानी कि क्रीमी लेयर में कौन शामिल है? जिसके पास छूट सीमा से, समझ में आ रहा मेरी बात? हाँ, यानी कि आप क्रीमी लेयर में तब हैं जब आप छूट सीमा से अधिक हैं। समझ में आया? हाँ, आपको समझ में आया सुप्रिया? नहीं समझ में आया? ठीक है क्या? देखो, क्रीमी लेयर दरअसल ऐसा माना जाता है कि हमारे समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी क्लास में कई जातियां आती है, जैसे बहुत सारे जाति है, जितने भी वैश्य समुदाय है, सारे वैश्य समुदाय को ओबीसी में ही माना जाता है। समाज 4 वर्ग, समाज का 4 चतुर्वर्गीय विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जितने भी शूद्र क्लास के लोग हैं वो सब के सब एससी में शामिल है। एसटी को के लिए अलग, यानी ट्राइब के लिए अलग क्लास है। वैश्य समुदाय वो है जो कृषि, कर्म और व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। और क्षत्रिय समाज, या जिसको हम आजकल राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय समाज, तो उसका काम था रूल करना या शासन करना, और ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना और ज्ञान लेना। अभी चतुर्वर्गीय विभाजन में जो तीसरा क्लास है वैश्य समुदाय, उसी को ओबीसी कहा जाता है। अब ओबीसी या ओवर बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग कहा जाता है इसको। और बैकवर्ड क्लास में कई जातियां हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जैसे कि
हो सकता है आप लोग भी बैकवर्ड क्लास में आ रहे होंगे, जैसे नाई है, धोबी है, कुर्मी है, ये सब के सब ओबीसी में ही आते हैं शायद। कुर्मी उतनी जातियां हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ तो बहुत सारे ओबीसी में आते हैं। एससी क्लास में वो आता है जो साधनहीन है, कई जातियां जैसे चमार है, पासी है, इस तरह की जातियां, मलाह है, ये यादव है तो ओबीसी में आएगा। तो ओबीसी में आप देखेंगे कि ये लोग, बहुत सारे लोग संपन्न हैं, रिच हैं, इनके पास साधन है, प्रॉपर्टी है, भूमि है, नौकरी है, कैश है, शिक्षित भी है। और कुछ वर्ग जो हैं ये सबसे वंचित है। तो जो वर्ग इन साधन से वंचित है, जिसके पास न तो प्रॉपर्टी है, न तो कैश है, न तो शिक्षा है, उसको कह दिया गया कि भाई आप क्रीमी लेयर के में नहीं आते हैं। और जिसके पास साधन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास एजुकेशन है, उसको क्रीमी लेयर मान लिया गया। यानी कि ओबीसी क्लास में ही वो वर्ग दो तरह के लोग हैं। एक जिसके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, नौकरी है, शिक्षा है, वो क्रीमी लेयर है। और जिसके पास ये सब नहीं है, वो क्रीमी लेयर से बाहर है। अब सवाल यह है कि कितनी संपत्ति, कितनी शिक्षा। तो यहाँ पे शिक्षा के आधार पर नहीं डिवाइड किया गया, यहाँ पे संपत्ति को निर्धारित कर दिया गया संसद के कानून के द्वारा कि भाई अगर इतनी प्रॉपर्टी अगर आपके पास होगी तो कितनी प्रॉपर्टी। तो सरकार अपने आवश्यकता अनुसार, वोट बैंक के अनुसार इसको बदलते रहती है। शुरू में 5 लाख रुपया की थी, अब उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया कर दी है कि अगर 8 लाख रुपया से ज्यादा या 8 लाख रुपया से एबव अगर आपके पास सालाना इनकम है, देन आप क्रीमी लेयर में है। अगर उससे कम है, मान लो किसी का सैलरी 40,000 है, 50,000 है, तो क्रीमी लेयर में आएगा कि नहीं आएगा? तो पता चलेगा वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, क्योंकि 50,000 रुपया अगर उसका मंथली सैलरी है तो एक साल में कितना आएगा? 12 5 60 6 लाख रुपया। देन वो क्रीमी लेयर में नहीं है। उसके संतान को नौकरी मिलेगा, नौकरी में या अवसर में आरक्षण दिया जाएगा। तो जो क्रीमी लेयर से बाहर है उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। जो क्रीमी लेयर में आ गया है वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकता। ये कॉन्सेप्ट कौन लाया था? तो रामानंद समिति ने लाया था। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आया? प्रीति, समझ में आया? अब तुम देख लो क्रीमी लेयर में हो कि नहीं हो। क्रीमी लेयर में हो? अब नहीं होगी तुम। हाँ, अब नहीं होगी तुम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन, यानी कि आपका किसी भी तरह के सर्विस में जो अपॉइंट किया जाता है, नियोजन के विषय में अवसर की समानता में कौन से अपवाद या एक्सेप्शन शामिल नहीं है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन यानी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, नियोजन के अंतर्गत अवसर की समानता में कौन अपवाद शामिल नहीं है, एक्सेप्शन शामिल नहीं है? एक्सेप्शन यानी कि अगर नौकरी पे किसी को रखा जाता है समाज के सभी वर्गों को, तो उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भी सार्वजनिक सेवा में पार्टिसिपेट कर सकता है। हर कोई परीक्षा जो भी निर्धारित पद्धति है, मेथड है, उस मेथड से जाएगा, उसमें पास होगा, मेरिट में आएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है, भेद किया जाता है कि नहीं आपको लिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा।
हमारा सवाल यह है कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि अपवाद नहीं है। समझ में आया? अपवाद के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? पहला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राज्य सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन ए, एससी और एसटी, शॉर्टकट में लिख देते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति को राज्य सेवा में, राज्य सेवा के पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण। दूसरा, राज्य की सेवा में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए। सी, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था। एससी एसटी ओबीसी के लिए गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन सेंटर में रिजर्वेशन। ऑप्शन डी, धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के पदधारी संबंधी प्रावधान, यानी कि कोई रिलीजियस प्लेटफॉर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें रिजर्वेशन। धार्मिक संस्थाओं के पदों पर आरक्षण। और बताइए हमको कि कौन सा एक्सेप्शन में शामिल नहीं है। आपको पता ही आर्टिकल 16 में सार्वजनिक अवसर की समानता दी गई है, सार्वजनिक सेवा में अवसर की समानता है। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ, कोई भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन हमको कहाँ मिलता है? तो थ्रू रिजर्वेशन, आरक्षण के माध्यम से। महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, एक्स आर्मी मैन के लिए, इस तरह से फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए, इस तरह से रिजर्वेशन देकर के एक एक्सेप्शन बनाया गया है कि इनके लिए विशेष प्रोविजन होगा, समानता में भी विशेष अवसर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? ठीक है, और बाकी लोग? बाकी लोग बताइए। डी, वेरी गुड। यानी आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक संस्थाओं के किसी पद पर शामिल होने के लिए किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। वेरी गुड, अच्छा। और ये एससी एसटी ओबीसी के लिए नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशन में रिजर्वेशन। शिक्षण संस्थाओं में तो इसका मतलब यह है कि ये आपका आंसर क्या होगा? ये हाँ, ये सही है आपका। आप इतना कमजोर क्यों हो रहे हैं? ये सब तो दिया ही जाता है 25% प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में आरक्षण दिया जाता है ना। वो उससे कोई मतलब नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, वो कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, संवैधानिक प्रावधान तो है ना। और आरक्षण में भी ये राज्य की सेवा में प्रमोशन से संबंधित प्रावधान है, आरक्षण है।
अगर एक जनरल कास्ट का लड़का और एक SC ST का लड़का दोनों एक ही साथ BDO के पोस्ट पर या IPS के पोस्ट पर अगर आता है तो प्रमोशन में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? SC और ST को दी जाएगी। ये है, इसको जानना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक दीजिए हमको। अब हम लोग नेक्स्ट, छोटा, अब शहर बड़ा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा शहर, एयरपोर्ट बन गया, एम्स बढ़ गया। अब झारखंड के लोग दौड़े दौड़े जाएंगे, अब दिल्ली न जा करके देवघर चले जाएंगे, नहीं? वो एरिया तो बढ़ जाएगा, उसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पार्लियामेंट से है, एकदम बेसिक सवाल है कि पार्लियामेंट में के संदर्भ में कि कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, कौन सा कथन सही है? पहला, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति इज नॉट अ मेंबर। राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी या 2, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनता है। संसद राष्ट्रपति प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? बाकी लोग वेरी गुड, यानी राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो किसी भी संसद, हाँ बोलो। अच्छा, अभी दिख रहा है आपको? आपके फोन में नेटवर्क यानी डाटा कम हो गया है। नेट का कमी है, या तो फिर आप बहुत डाटा को सेव करके रखे होंगे, डाटा सेवर मोड में होगा, इसलिए आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, ऑप्शन है राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना, यानी कि राष्ट्रपति के एसेंट के बिना कोई भी संसद के द्वारा बनाया गया कानून या अधिनियम कानून नहीं बनता है। यानी राष्ट्रपति अगर उसको एसेंट दे देगा, स्वीकृति दे देगा, तभी संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम कानून में परिवर्तित होता है। और 1 नंबर कौन सा? 2 नंबर। ए नंबर है राष्ट्रपति सदन का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का, न तो लोकसभा का न तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सही है। सही क्या है, ये क्वेश्चन है। विच इज ट्रू, कौन सा सही है। याद रखिए, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। संसद पार्लियामेंट में तीनों शामिल होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का एक तरह से पिलर की तरह है। ये सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट होता है।
हाँ, बिना उसके परमिशन के बिल पास नहीं होगा। एक जमुरा से मिलवाते हैं आप लोगों को, जल्ला अब मिलवा देते हैं नया ये देख, एक दिख रहा है, उधर देखो उधर हो गया ना, उधर देख, बाय कर दो, बाय कर दो, नहीं करेगा, ठीक है जा। ये लेटेस्ट मॉडल है 2022 मॉडल है। हंस रहा है, उसको मजा आई है। तो ये स्टेटमेंट, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, समझ में आया। संसद बनता है इन तीनों से, लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। और कोई भी बिल तब तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति का एसेंट ना मिल जाए, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर न कर दे। जिस दिन सिग्नेचर कर देगा उस दिन से वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि विधेयक को अधिनियम में परिवर्तित होने के लिए राष्ट्रपति का अनुमति अनिवार्य है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कल्पना करो अगर विपक्षी दल के या अपोजिशन का, जैसे जो अभी यशवंत सिन्हा दावेदार हैं प्रेसिडेंट के, वो तो बीजेपी के ओर से, वो तो रूलिंग पार्टी की ओर से वो कैंडिडेट है, द्रौपदी मुर्मू। तो अगर यशवंत सिन्हा बन जाएंगे, सपोज मान लो, कल्पना करो, तो क्या वो सभी बिल को साइन करेंगे, एक्ट बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। वो क्या करेंगे भाई, कह देंगे कि आप लोग इस पर रिकंसिडर करके आइए, या हो सकता है उसको लटका दें। हमारे यहाँ एब्सोल्यूट वीटो तो है नहीं, सीधे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है। हमारे पास शेडो, या आप कह सकते हैं कि शेडो वीटो है, वीटो की तरह दिखता है लेकिन वीटो नहीं है, निषेध करने का अधिकार नहीं है, सीधे मना नहीं कर सकते हैं, वो विचार करने के लिए। तो अगर मान लो कोई बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और वो ना नुकुर करने लगे, कहें कि फिर से विचार करके आइए, इसमें संशोधन करें, अमेंडमेंट करके लाइए, ये करके लाइए, तो मामला फिर से जाएगा, फिर से पास होगा, वहां से फिर आएगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है बिल लटक जाए। तो इसीलिए सत्ता पक्ष कोशिश करता है कि जब तक वो सरकार में है उसके ही विचारधारा के व्यक्ति कोई राष्ट्रपति बने, उसी के विचारधारा का व्यक्ति। याद रखिए, राष्ट्रपति किसी दल से, हाँ, राष्ट्रपति किसी दल का, किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। अगर वो किसी दल का सदस्य है भी, तो जैसे ही राष्ट्रपति के लिए उसका ये होता है, उसकी सदस्यता पार्टी से में खत्म हो जाती है, वो दल की राजनीति से ऊपर उठ जाता है। राष्ट्रपति परिवार के बुजुर्ग मुखिया की तरह होता है, जिसके लिए सारे बच्चे समान हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो या नौकरी वाला हो, गरीब हो या अमीर हो, बदमाश हो, शरीफ हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। बेटा है तो बेटा है, बेटी है तो बेटी है, सबके लिए उसी तरह से बुजुर्ग पिता की तरह राष्ट्रपति होते हैं या बुजुर्ग गार्जियन की तरह होते हैं। और उनका काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना होता है, या फिर सलाह देना कि भाई ऐसे कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो घर का न तो दायित्व निर्वहन करते हैं, न तो खर्चा चलाते हैं, न तो कुछ करते हैं। इसलिए उनकी योगदान एक सीमा के बाद खत्म हो जाती है। वो सिर्फ एक तरह से सलाहकार की तरह होते हैं या सर के बाल की तरह होते हैं। अगर नहीं भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर होंगे तो थोड़ा सा आपका चेहरे का खूबसूरती बढ़ जाएगा, थोड़ा सा सूर्य की रोशनी जो सीधे आपके सर पे पड़ेगी वो रुक जाएगा, बस इतना ही होगा। तो राष्ट्रपति भी कुछ इसी तरह से होते हैं, लेकिन वो उनके होने से ही पार्लियामेंट बनता है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। अब एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी पार्लियामेंट से ही जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा हमको लगता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। पहला, राज्यसभा 250
250, राज्यसभा 250 से अधिक सदस्यों 250 से अनधिक, या आप कह सकते हैं कि उससे ज्यादा नहीं सदस्यों से मिलकर के बनेगी, जबकि लोकसभा 552 सदस्यों से मिलकर के बनेगी, इससे ज्यादा से नहीं, इससे ज्यादा से नहीं, पहला ऑप्शन, इससे ज्यादा नहीं। लोकसभा में अधिकतम 250 और सॉरी राज्यसभा में अधिकतम 250, लोकसभा में अधिकतम 552। क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही है, सॉरी कौन सा सही नहीं है। दूसरा, राज्यसभा में 238 सदस्य संघ और राज्य क्षेत्रों से, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में 238 सदस्य, ऑप्शन 238 जो होंगे वो राज्य से और संघ राज्य क्षेत्र से, यूनियन टेरिटरी क्षेत्र से होंगे, जबकि लोकसभा में इसी में 530 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से होंगे। 530 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से होंगे। ऑप्शन सी, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेगी। राज्यसभा के लिए 12 नॉमिनेट करेगी और लोकसभा के लिए 2 प्लस 2 लोकसभा के लिए। सवाल यह है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उपबंध है। फोर्थ शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का स्थान आवंटन है, यानी कि फोर्थ शेड्यूल में यह दिया गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, और लोकसभा के लिए ऐसा कोई अनुसूची नहीं है। इसी में अनुसूची नहीं है। कौन सा सही है, सही नहीं है। सवाल समझ में आया? ये हम लोग का आज का टेस्ट का आखिरी को बोलो, डी वाला है। अच्छा, ये डी ऑप्शन आपको याद नहीं आ रहा। चौथी अनुसूची राज्यसभा के सदस्यों का स्थान आवंटित किया है, यानी कि फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे इसकी चर्चा फोर्थ शेड्यूल में दी गई है। और लेकिन ये फोर्थ शेड्यूल में अगर राज्यसभा का दी गई है, लेकिन लोकसभा के लिए ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है। क्या ये सही है? ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो गलत है उसका गलत ऑप्शन बी है। बाकी ये तीनों के तीनों सही है। कैसे सही है? कैसे सही है? लेकिन इसमें तो कहा गया है। हाँ हाँ यहाँ पे गलत सिर्फ ये है
कि ये जो 530 कहा गया है, ये 530 ये गलत है। इसमें 530 सिर्फ राज्यों से और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्र से बात की गई है। 20 यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे और 530 राज्यों से। ठीक है। और ये देखा जाए तो 200 दो नॉमिनेटेड, और इसमें अगर देखा जाए तो 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से ली जाएगी और 12 नॉमिनेटेड होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये अगर दे दिया होता 550 संघ राज्य क्षेत्र कर देता, तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य का ब्यौरा 530 है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से 20 है, तो इसीलिए यहाँ पे गलत है। बाकी ये सब के सब सही है। राज्यसभा के लिए 12 नॉमिनेट करेंगे, 2 लोकसभा के लिए, ये भी सही है। 4th शेड्यूल में राज्यसभा के सदस्यों का स्थानों का आवंटन किया गया है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों के लिए कोई शेड्यूल नहीं है। आपके संविधान में कोई अनुसूची नहीं है, ये बात सही है। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित किया गया है, 552। याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित किया गया और राज्यसभा के लिए 250। ठीक है। याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा में 245, ये डाटा याद रखिएगा, वर्तमान में प्रेजेंट में राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से राज्यसभा में, ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हो सकता है आपसे पूछ रहे। आपको पता है 245 अभी प्रेजेंट में है राज्यसभा में और 545 है लोकसभा में। अब अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का वितरण अगर देखा जाए तो आप इसमें देखेंगे कि लगभग 229 सदस्य राज्यों से है, 229 सदस्य राज्य से हैं, संघ राज्य क्षेत्र से, यूनियन टेरिटरी से 4 सदस्य हैं। कितना हो गया? 233। बचे 12 टोटल कितने हैं अभी हम बताए हैं? 245। ये नॉमिनेटेड है। ये डाटा याद रखना। राज्यों से 229, यूनियन टेरिटरी से 4, यूनियन टेरिटरी से 4, वो भी कहां से? सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी से, दिल्ली और पांडिचेरी से या पुडुचेरी से, जिसको आप पुडुचेरी कहते हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दिल्ली से। ठीक है। और अगर 545 का इसका अगर डाटा देखें लोकसभा की, तो लोकसभा का भी राज्य से, संघ से और नामित, इसका आप बता सकते हैं कितना है राज्यों से? 530, 545 है ना इसका टोटल, तो 530 है राज्य से, नहीं क्या बोल रही थी? 530 13 है राज्य, संघ राज्य से यानी यूनियन टेरिटरी से, और 2 बचा तो वो नॉमिनेटेड हो गया। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। कल आप लोग को आना है, कल टेस्ट देना है। अगर आएंगे आप लोग तो टेस्ट दे दीजिएगा 1 घंटा, अगर आप लोग के पास टाइम हो तो संडे को।